हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स के बेसिस पे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थियोरी को। ठीक है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल का किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग थियोरीज दी गई हैं। एक है उसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में जिसको हम वीबीटी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, जिसको हम शॉर्ट में एमओटी बोलते हैं। तो ये एक एक करके हमें दो थियोरीज के बारे में यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो हमारा एक न्यू विंडो है VBT, जिसको फुल फॉर्म में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। देखिए किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाता है ना। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है, उसको एक्सप्लेन करता है। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, उनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट इसका एजम्पशन है उसमें ऐसा बोला जाता है कि एटम्स बॉन्डिंग करने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि कोई भी एटम जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। ठीक है, एटम्स डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज इवन आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन देखिए इसका क्या है कि कभी भी हमें दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो उनके कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, एक एटम आया, दूसरा एटम आया, दोनों को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का काम करेगा कौन, उनके जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या जिनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स का, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम्स के अंदर, उनका बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये थर्ड एजम्पशन आप एक तरीके से मान सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए हैं, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मींस जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है ये, कि दो एटम्स जब भी आपस में अप्रोच करते हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो डिक्रीज होनी चाहिए, तभी वो बॉन्ड फॉर्मेशन फीजिबल होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर करता है। ठीक है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहता है क्या, कि जब दो एटम्स आपस में अप्रोच करें एक दूसरे की तरफ, जो ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करनी चाहिए। और वो डिक्रीज करती कैसे है, जो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेट रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होनी चाहिए। जब दो एटम्स आपस में अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ तो उसमें क्या होंगे भाई, कुछ न्यू टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और कुछ न्यू टाइप के रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो वो क्या होने चाहिए, जो नेट रिजल्टेंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो नेट रिजल्टेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होना चाहिए, तभी दो एटम्स के अप्रोच करने पे जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी और वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रेफरेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 पॉइंट्स मैंने एक एक करके आपको बता दिए, जो कि बेसिक एजम्पशन है किसके, वैलेंस बॉन्ड थियरी के। तो देखिए यहाँ पे हम एक तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट करते हैं।
किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो देखिए दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में अप्रोच कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको भी फिगर आउट कर रहा हूं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको भी फिगर आउट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सपोज कर ये एक हाइड्रोजन है, उसका ये न्यूक्लियस है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन को मैं HA बोल रहा हूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये HA है और ये EA है, ठीक है। उस ए का इलेक्ट्रॉन मींस एक, मैंने ये पहला हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस था जिसको मैं HA से दिखा रहा हूं और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन था जिसको मैं EA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। अब ऐसे सपोज करिए इसके पास दूसरा हाइड्रोजन एटम आया जिसको मैं HB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है HB, ठीक है, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको मैं EB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको मैं EB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के न्यूक्लियस बना दिए मैंने, ये दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो देखिए जब ये अप्रोच करेंगे पास में तो देखिए न्यू टाइप के कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे। एक तो ये पुराना अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा होगा, है ना, तो ये ओल्ड टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस को मैं इनवर्ड बना रहा हूं, ये भी एक ओल्ड टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये तो पहले से ही प्रेजेंट होगा भाई, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जब नहीं पास में होंगे दोनों तो भी ये हो रहा होगा, लेकिन जब पास में आएंगे तो देखिए अब इसके इलेक्ट्रॉन को इसका भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा भाई, दोनों जब पास में आ जाएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने पे यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होने लगेगा। तो देखिए मैं डॉटेड से बना रहा हूँ न्यू टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस को, पुराने टाइप वाले बोल्ड में थे, ये न्यू टाइप वाले डॉटेड में बना रहा हूँ। और ये भी देखिए यहाँ पे एक न्यू टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लगेगा, है ना। ये वाले क्या थे? ये ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस थे जो बोल्ड में है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। और जो ये डॉटेड वाले बनाए मैंने ये न्यू टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, न्यू, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा। ओके, अब देखिए रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे उसको मैं थोड़े अलग फिगर में दिखाता हूं। फिर से ये फिगर बनाता हूं, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये HA था, ये EA था, और ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस HB और उसका इलेक्ट्रॉन EB। अब देखिए रिपल्सिव फोर्सेस की अगर हम बात करें तो देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे एक नया लगने लगेगा, है ना। ये EA EB देखिए आउटवर्ड दिखा रहा हूँ, आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड दिखाया था भाई, अंदर की तरफ को यहाँ इनवर्ड दिखा रहा था, ठीक है, इनवर्ड, और वहां क्या दिखाया मैंने, आउटवर्ड दिखाया, ठीक है, ये सब इनवर्ड दिखा रहा था, अट्रैक्शन को इनवर्ड, रिपल्शन को आउटवर्ड दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, साथ में देखिए इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा, ये देखिए ये भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा, ये भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं होगा भाई, HA HB को रिपेल करेगा, EA EB को रिपेल करेगा, तो यहां देखिए रिपल्सिव फोर्सेस लगने लगेंगे, है ना। और ये भी नए टाइप के जनरेट होंगे, न्यू टाइप के रिपल्सिव फोर्सेस हैं, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। ये डॉटेड से आउटवर्ड गया है, ये पहले नहीं लग रहा था, ये जब दो एटम्स पास में आए तभी तो ऐसा हुआ ना, ठीक है। तो ये न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस। तो देखिए मैंने जो फोर्थ पॉइंट बोला था वो यही बोला था, ठीक है, VBT का जो मैं अजम्पशन बता रहा था आपसे, 4 पॉइंट का मैंने नाम लिया था कि दो एटम्स आपस में अप्रोच किए एक दूसरे की तरफ को, तो जो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अगर उनकी वैल्यू जो है वो नेट रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा आई तभी उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन प्रेफरेबल होगा।
मतलब यहाँ पे देखिए ये 4 टाइप ऑफ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं इनकी टोटल नेट वैल्यू वो 2 टाइप ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, हमें भी पता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑब्वियसली जो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस रहे होंगे वो नेट रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक हैशटैग देखिए यहीं पे लिखता हूं कि इफ द नेट attractive forces are more than the net repulsive forces then bond formation is preferable ठीक है, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, प्रेफर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को देखिए ग्राफिकल वे में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफिकल वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दो हाइड्रोजन एटम्स पहले दूर दूर थे, फिर उन्होंने आपस में अप्रोच किया, थोड़े पास आए और ये अल्टीमेटली बॉन्ड फॉर्मेशन की पोजीशन थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो आके रुकते हैं। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये जो हाइड्रोजन एटम्स दूर दूर थे जब वो पास आते गए तो आने के बाद वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके रुकेंगे, है ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल आके कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स भी नहीं हो सकते बिल्कुल आके, क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिपल्सिव फोर्सेस भी तो लग रहे हैं ना भाई। अब जैसे जैसे एटम्स पास में आते जाएंगे वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा प्लस चार्ज होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आके एटम्स एक दूसरे में कोलैप्स हो जाएंगे, है ना। वो इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुकना पड़ेगा, उनके न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुकना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जिस डिस्टेंस पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है उस डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आके दोनों एटम्स को रुकना पड़ेगा। तो देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो एटम्स अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, दो एटम्स अप्रोच कर रहे हैं, ये एटम्स पहले काफी दूर दूर हैं। ठीक है, फिर ये पास आते गए तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई। हमने कहा जैसे जैसे एटम्स पास में आएंगे नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगी, तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। तो देखिए ग्राफ क्या आता है, पहले पोटेंशियल एनर्जी हाई थी, अब वो यहां से डिक्रीज करनी स्टार्ट होगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे होगी जहां पे कि बॉन्ड फॉर्मेशन अकर करेगा। ठीक है, एटम्स अप्रोच कर रहे थे, थोड़े और पास आए, थोड़े और पास आए। ठीक है, अब आके एक दूसरे के साथ क्या कर गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में इंडल्ज हो गए। ठीक है, अब इसके ज्यादा और पास आएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। इससे ज्यादा पास आएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वापस से इंक्रीज करेगी। ठीक है, वापस से इंक्रीज करेगी, बात समझिएगा। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाई थी, एटम्स पास आए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डाउन हुई। एक पर्टिकुलर मैंने कहा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे जब वो आ गए तो उस टाइम पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। इस पोजीशन पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और यही बॉन्ड फॉर्मेशन की पोजीशन है। अब इससे ज्यादा अगर एटम्स पास में आएंगे तो फिर से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, मतलब एटम्स जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से और ज्यादा पास नहीं आ सकते, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिखाया हुआ है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पहले। ठीक है,
दूर दूर थे, अब वो पास आते गए एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे उनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट था आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। ये HH एटम्स थे, यहां पे आके H2 मॉलिक्यूल बन गया। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन करते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसी में देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जुड़ता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्बिटल कोवैलेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये भाई कोवैलेंट बॉन्ड के लिए समझा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए कि दो एटम्स जब आपस में अप्रोच किए तो उनके बीच का कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। हमने कहा कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कैसे है, ध्यान दीजिएगा। एक एटम आया, उसके पास इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में है, दूसरा एटम आया, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में है, तो दोनों के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक तरीके से, और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो दो तरह से होती है। ठीक है, और उसके बेसिस पे बॉन्ड भी दो तरह के बनते हैं, एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम सिग्मा बॉन्ड को समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट मैं डाल रहा हूं यहां पे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखिए ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग, इसी को एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, या तो s ऑर्बिटल या तो p ऑर्बिटल, या s और p ऑर्बिटल की जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो उससे क्या बनता है, हमारा एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे s ऑर्बिटल देखिए, एक एटम का जो s ऑर्बिटल है वो आए, ठीक है, दूसरा एटम का s ऑर्बिटल वो आए, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ss ओवरलैप से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये SS ओवरलैप है। लाइक हाइड्रोजन में देखो, एक हाइड्रोजन के पास भी 1s ऑर्बिटल होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1s ऑर्बिटल होता है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का 1s दूसरे के 1s से ओवरलैप कर जाए, दैट्स इट, बन गया H2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है। तो दोनों के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो SS हमेशा ध्यान रखिए, S कभी भी साइड वाइज ओवरलैप नहीं करता है, S हमेशा कैसा ओवरलैप करता है, हेड ऑन ओवरलैप करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए SP ओवरलैप भी होता है, SP ओवरलैप, एक S एक P के साथ ओवरलैप करे। ठीक है, एक S एक P के साथ ओवरलैप करे, इस तरीके से S और इधर से ये P ऑर्बिटल। ठीक है, SP ओवरलैप बोलते हैं इसको। इससे भी क्या बनता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब भाई ये दोनों अलग अलग एटम्स के होंगे, समझ रहे हैं बात को। पहले मतलब ये मैंने क्या लिया, ये s ऑर्बिटल एक एटम का था, ये s ऑर्बिटल दूसरे एटम का था। s ऑर्बिटल सबको पता है स्फेरिकल है। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे s ऑर्बिटल एक एटम का, p ऑर्बिटल दूसरे एटम का, ये दोनों मिलके हेड ऑन ओवरलैप कर लेंगे। हेड ऑन देखिए इस तरीके का ओवरलैप, हेड ऑन। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं, या इसको एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं। हेड ऑन बोलूं या एंड टू एंड ओवरलैप बोलूं या एक्सियल ओवरलैप बोलूं, एक ही बात है।
ऐसे देखिए पीपी ऑर्बिटल का भी हेड ऑन ओवरलैप होता है, पीपी ओवरलैप, ठीक है। इसमें पीजेड वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ये एक पीजेड ऑर्बिटल है, दूसरा पीजेड ऑर्बिटल है, इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप हुआ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैप हुआ, है ना। इससे भी क्या बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन तरीके के हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आइदर एसएस ओवरलैप हो और एसपी ओवरलैप हो और पीपी ओवरलैप हो, होना हेड ऑन चाहिए, ठीक है। उससे जो भी बॉन्ड बनता है सिग्मा। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी दो एलिमेंट्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है, ठीक है। कभी भी पाई बॉन्ड पहले नहीं बनता है, हमेशा कौन सा बॉन्ड पहले प्रेफरेबल होता है, सिग्मा। पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, उससे सिग्मा बन जाता है, सिग्मा बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो पाई देखिए कैसे बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइडवाइज ओवरलैप से या लैटरल ओवरलैप से, ठीक है। साइडवाइज बोलिए या लैटरल ओवरलैप बोलिए, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। सेकंड नंबर है हमारा ये पाई बॉन्ड, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय साइडवाइज और लैटरल ओवरलैप बोलते हैं इसको, लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारा px ऑर्बिटल ओवरलैप करे, अब देखिए हेड ऑन इसको बोल रहे थे, ये दो p ऑर्बिटल थे मान लीजिए, हेड ऑन इसको बोल रहे थे, साइडवाइज क्या है ऐसा, ठीक है। ये साइडवाइज ओवरलैप है, ये हेड ऑन ओवरलैप था p ऑर्बिटल्स का, ये साइडवाइज ओवरलैप है, ठीक है। s ऑर्बिटल तो मैंने कहा वो हमेशा हेड ऑन ही करता है, s ऑर्बिटल साइडवाइज नहीं करता है, तो साइडवाइज करेगा कौन, p ऑर्बिटल करेगा, ठीक है। तो देखिए एक p ऑर्बिटल ऐसा आता है, दूसरा p ऑर्बिटल इस तरीके से आएगा, और दोनों क्या करेंगे इस तरीके से साइडवाइज ओवरलैप करते हैं, ठीक है, साइडवाइज ओवरलैप, इससे बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसा दिखा दीजिए, या देखिए इसी को ऐसा दिखाते हैं, ये बीच में तो नोडल प्लेन है एक तरीके से, है ना। तो ये आपका ये इस तरीके से साइडवाइज ओवरलैप दिखाया जाता है। ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये मत समझिएगा कि ये दो अलग अलग बॉन्ड है, ठीक है। वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वहां पे वो पूरा एक बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर मैं कंपेयर करूं तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथियर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। एक्चुअली देखिए जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है यहां पे, वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या है, जैसे जब हेड ऑन ओवरलैप होगा तो ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैप हो पाता है, ठीक है। जब साइडवाइज ओवरलैप होता है तो कम एक्सटेंट तक ओवरलैप हो पाता है। बात समझ में आ रही है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, the strength of the bond depend upon the strength of extent of overlapping। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पे, कितना एक्सटेंट में ओवरलैपिंग हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में हेड ऑन ओवरलैप होता है, वहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग का एक तरीके से बोलूं तो वॉल्यूम होता है या एरिया होता है, ठीक है। और जबकि साइडवाइज ओवरलैप में उतना ज्यादा वॉल्यूम या एरिया ओवरलैप नहीं हो पाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, पहला मैंने बताया था पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, वो पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला था, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से दो तरह से है ना बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आपको देखिए ध्यान हो तो सिंगल बॉन्ड कहीं भी बनता है तो वो हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड कहीं भी होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी होता है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बनते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सब आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।